हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 6 में बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है आयरन से लेकर है। आयरन के बारे में हम चर्चा करेंगे, साथ में आयरन का जो सांद्रण है किन किन विधियों से करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि सांद्रण का जो विधियां है ना वो काफी महत्वपूर्ण है। और कई बच्चों से तो बनता ही नहीं है कि भाई ये गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है क्या, या कि मान लीजिए चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है। सबसे पॉपुलर जो होता है वो झाग उत्प्लावन विधि, जिसे कहते हैं फेन उत्प्लावन विधि, ये काफी महत्वपूर्ण होता है जो कि बच्चों से नहीं बनता है। तो प्लीज आप लोगों से यही गुजारिश है कि आज जो आयरन से संबंधित हम चर्चा करने वाले हैं तो इसे लास्ट तक देखिएगा। और इसके बाद आयरन का जैसे हम प्रगलन पढ़ेंगे बात्या भट्ठी विधि से, या पिटवा लोहे का निर्माण, या ढलवा लोहे का निर्माण, तो ये सब चीज हम क्रम से आगे चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल हम शुरुआत करते हैं आयरन से बच्चों। आयरन यानी लोहा, जिसे फेरम के नाम से जाना जाता है। यदि हम बात करें संकेत तो इसे Fe से दर्शाते हैं। परमाणु क्रमांक की बात करें तो 26 होता है, 26 होता है। संयोजकता +2 और +3, ठीक है। यदि परमाणु भार देखा जाए तो 55.85। परमाणु भार कितना बच्चों, 55.85 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग निकाल सकते हैं आप बाहु के सिद्धांत के आधार पर ऐसे निकालोगे 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए, 10 हो गए, 10 2 12, और फिर आपका 3p6, फिर 4s2 4p, जितना बचेगा बच्चों देख लेते हैं कितना बच रहा है। 2 2 4 और 4 6, 10 10 2 12 हो गया, 12 6 18, 18 2 कितना हो गया, 18 2 20 हो गया, है ना। इसके बाद 3D में भरा जाता है, किसमें, 3D में, तो 3D 6 हो जाएगा। 4p में 0 इलेक्ट्रॉन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 3D 6 हो 26 हो गया। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुल मिलाकर के 18 आर्गन होता है ना, 18 आर्गन। तो आर्गन को 18 तक हम देख लेते हैं, 2 2 4 6 10 2 यहाँ तक। इसके बाद 4s2 और 3D 6, ऐसा भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख सकते हो जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। कंफ्यूज मत होना बच्चों, ठीक है। आयरन के बारे में संकेत सबको पता है, वो तो 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। परमाणु क्रमांक 26 सबको पता होना चाहिए। संयोजकता +2 +3। परमाणु भार 55.85 55.85। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन लिख दिया गया, आर्गन मतलब 18 के बाद आप इधर 3D 6 4s2 या 4s2 3D 6 लिख सकते हैं। यदि हम बात करें भूपर्पटी में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है तो चौथा तत्व है। कौन सा तत्व है, चौथा तत्व है। पहले नंबर पे ऑक्सीजन है। भूपर्पटी में यानी पृथ्वी के ऊपरी सतह पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है तो आपका वो है ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पर आपका सिलिका है ना, रेत जिसे बोलते हैं बच्चों, सिलिकॉन ऑक्साइड, रेत, Si सिलिकॉन, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका एल्यूमिनियम हो गया, तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम हो गया, और चौथे नंबर पर जो पाया जाता है वो है आयरन, लोहा। भूपर्पटी में पाया जाने वाला चौथा आपका तत्व है या पदार्थ है, ठीक। चलिए, जो हमारा लोहा होता है, आयरन होता है, एक प्रकार से एलिमेंट है, तत्व है। ये क्या सिंगल के रूप में पाया जाता है, नहीं। ये जो हमारा जो पृथ्वी में पाया जाता है वो अयस्क के रूप में पाया जाता है, जिसका हम निष्कर्षण करके शुद्ध आयरन के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम सोचे कि ऐसे लोहा मिल जाए पृथ्वी की सतह पर, तो नहीं, वो पहले जब जमीन से निकाला जाता है, खोद कर निकाला जाता है बच्चों, भूपर्पटी मतलब सबसे ऊपरी वाली परत से, तो वहां पर ये शुद्ध आयरन के रूप में नहीं मिलता। वो कहीं ना कहीं कई पदार्थों का मिश्रण होता है, उसमें कई प्रकार की अशुद्धियां होती है जिसे हम दूर करते हैं। इसलिए तो पढ़ते हैं सांद्रण, निस्तापन, प्रगलन, ये सब चीज क्या है, उसके शुद्धिकरण की विधियां हैं। ढलवा लोहा हम बनाते हैं तो भाई उसका सांद्रण पढ़ते हैं, उसका निस्तापन पढ़ते हैं, उसका प्रगलन पढ़ते हैं, तो ये सब क्या चीज है, उसको शुद्ध करने की विधि है। जैसे हमारे पास लोहा होता है वो अयस्क के रूप में पाया जाता है। आपके सिलेबस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनता है, यह क्वेश्चन आ जाएगा आयरन के 5 अयस्क के नाम दो। यह क्वेश्चन आ जाएगा मैग्नेटाइट किसका अयस्क है तो लोहा का, आयरन का। हेमेटाइट किसका अयस्क है, आयरन का। लिमोनाइट किसका अयस्क है तो आयरन का। सीडेराइट किसका अयस्क है, आयरन का। आयरन पायराइटिस किसका अयस्क है, आयरन का, लोहा का। कैल्कोपायराइट, तो सब के सब आयरन यानी लोहा के अयस्क हैं। ये अयस्क इतना महत्वपूर्ण है बच्चों, आपके ना केवल अभी 12th के लिए बल्कि आगे चलकर कंपटीशन एग्जाम के लिए भी काफी हेल्पफुल होने वाला है। जैसे मैं बात करूं मैग्नेटाइट Fe3O4,
क्या बच्चों, Fe3O4 ये मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट Fe2O3, लिमोनाइट Fe2O3 इंटू 3H2O ये लिमोनाइट है, ठीक है। सीडेराइट FeCO3 सीडेराइट है, इसको बोलते हैं स्फटिक आयरन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्फटिक आयरन, लिख सकते हो आप लोग, क्या बोला जाता है बच्चों, स्फटिक आयरन, ठीक है। तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, आयरन पायरेटीज या आयरन पायराइट FeS2 और कैल्कोपायराइट CuFeS2। कापर पायराइट या कैल्कोपायराइट वही चीज है, CuFeS2। क्योंकि हम मुख्य रूप से जो पढ़ने वाले हैं आगे चलकर विधि, तो इसका प्रयोग बहुत ज्यादा है। कापर पायराइट, कैल्कोपायराइट जिसे बोलते हैं, कापर पायराइट भी इसका दूसरा नाम बच्चों। तो ये अयस्क है, आपको एक भी अयस्क नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये ना केवल अभी के लिए बल्कि आगामी समय में भी बच्चों आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। आगे चलकर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, तो वहां पर बहुत हेल्प करता है ये। अब अयस्क में कुछ मैं ट्रिक से बता दूं, जैसे बच्चों सीडेराइट, मा से मैलेकाइट, का से कापर पायराइट और ला से लिमोनाइट, हाय से हेमेटाइट। तो ये मैं जानते हैं क्या लिख रहा था बच्चों, ट्रिक लिख रहा था, ट्रिक। सिम काला है, हालांकि सिम लाल कलर का होता है मोबाइल में, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन सिम काला है, इससे आपका ट्रिक हो जाएगा। सीडेराइट, मा से मैलेकाइट, सॉरी मैग्नेटाइट, मा से मैग्नेटाइट, का से कापर पायराइट या कैल्कोपायराइट, ठीक है बच्चों, ला से लिमोनाइट और हा से हेमेटाइट। 5 याद हो गए। कौन छूट रहा है? आयरन पायराइट छूट रहा है केवल, है ना, आयरन पायराइट छूट रहा है, तो इसे आप लोग याद कर सकते हैं। सिम काला है ट्रिक से बच्चों, ठीक है। सीडेराइट, सीडेराइट का क्या होता है, FeCO3। मैलेकाइट, सॉरी मैलेकाइट नहीं यार, मैलेकाइट दूसरे का अयस्क है, अभी यहां पर मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट Fe3O4, कापर पायराइट CuFeS2, ठीक है। फिर बच्चों यहां पर लिमोनाइट Fe2O3 इंटू 3H2O, फिर आपका हेमेटाइट Fe2O3, ठीक। तो ये आपके अयस्क है जिन्हें जरूरी है तैयार करना, बिल्कुल बच्चों। अब जैसे आयरन के आप नाम सुनते हैं कि भाई लोहा जो है वो ढलवा लोहा के रूप में है, पिटवा लोहा के रूप में है, इस्पात के रूप में है। तो इस लोहे में कार्बन की मात्रा के आधार पर इनका नाम दिया गया है। जैसे यदि ढलवा लोहा है तो उसमें 2.2 से 4.5% तक कार्बन पाया जाता है। ढलवा लोहे में भाई साहब 2.2 से 4.5% तक कार्बन पाया जाता है। यदि पिटवा लोहा है बच्चों, इसमें 0.10 से 0.25% कार्बन पाया जाता है। ढलवा लोहा है यदि, उसमें 2.2 से 4.5 तक कार्बन पाया जाएगा। यदि पिटवा लोहा है बच्चों तो 0.12 से 0.25% तक कार्बन पाया जाता है। वहीं पे जब इस्पात की बात आ जाती है तो इस्पात में 0.25 से 2.0 तक कार्बन पाया जाता है। तो ये 3 प्रकार के लोहा होते हैं, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, इस्पात। हम तीनों को पढ़ाएंगे, तीनों। ढलवा लोहा कैसे हम प्राप्त करेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, पिटवा लोहा कैसे बनाते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे, इस्पात के बारे में सब कुछ चर्चा करेंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करें। लेकिन फिलहाल जैसे हमारे पास ये आयरन के अयस्क मिल गए और भाई इसका हम सबसे पहले सांद्रण पढ़ते हैं। तो सांद्रण कितने विधि से कर सकते हैं ये चीज हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पहले ही बताया गया कि शुद्ध आयरन हमें पृथ्वी पर नहीं मिलता। भूपर्पटी में यदि बात आ जाती है कि शुद्ध आयरन मिल जाए, तो शुद्ध आयरन नहीं मिलता बच्चों। ये कहीं ना कहीं अयस्क के रूप में होता है, इसमें कई प्रकार की अशुद्धियां होती है, जैसे रेत वगैरह और मिट्टी वगैरह, बहुत ज्यादा अशुद्धियां पाई जाती है बच्चों। इस अशुद्धि को दूर करने के लिए, इस अशुद्धि को हम क्या करते हैं, दूर करने के लिए सबसे पहला जो मेथड होता है सांद्रण। यानी सांद्रण के द्वारा हम क्या करते हैं, उसमें जो भी अशुद्धि है उसे अलग करते हैं। देखो, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, 3 विधि पढ़ते हैं सांद्रण में, और तीनों विधि आज हम कर लेंगे ताकि आपको डाउट ना रहे बच्चों, आप लोगों का क्लियर रहे, ठीक है। ये जो सांद्रण है ना केवल हम आयरन के अयस्क का कर सकते हैं इस विधि से, बल्कि हम आगे चलकर मान लीजिए जिंक यानी जस्ता आपके सिलेबस में हो सकता है हट गया, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ा दूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। जस्ता का हो गया, एल्युमिनियम का मैंने करा ही दिया,
किसी भी धातु के अयस्क का यदि हम सांद्रण करना चाहते हैं तो इन विधियों से कर सकते हैं। तो पहला है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि या जल से धोना, यानी जो भी अशुद्धि है जल से धो दिया जाए तो जो मिट्टी है वो घुल करके अलग हो जाएगा पानी के साथ, और जो धातु है वो अलग हो जाएगा। तो यह विधि शुद्ध अयस्क एवं गैंग कणों के आपेक्षिक घनत्वों के अंतर पर आधारित है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि भी कहते हैं। इस विधि में बारीक पिसे अयस्क को जल से बहती धारा में होते हुए हल्की अधात्री जल के साथ बह जाती है तथा अयस्क के भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। उदाहरण के लिए इस विधि का उपयोग ऑक्साइड अयस्क जैसे हेमेटाइट हो गया, टिन स्टोन हो गया, है ना, आपका सोना हो गया, सिल्वर हो गया आदि के मुक्त अयस्कों के सांद्रण के लिए करते हैं। देखो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में यह समझाया गया बच्चों कि जैसे किसी भी हम धातु के अयस्क का सांद्रण करना चाहते हैं। अब धातु के अयस्क का जब सांद्रण करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों उसमें अशुद्धियां होगी। गैंग मतलब अशुद्धियां। अब अशुद्धि जो होते हैं, जैसे हम मान लीजिए जिसका भी हमको सांद्रण करना है उसको पहले बारीक चूर्ण के रूप में पीस लिए, पीसने से क्या होता है, सब कुछ मिल जाता है। अब उसमें जो धातु के कण होंगे थोड़ी से भारी होंगे और जो अशुद्धियां होंगी, जो मिट्टी रेत कण होंगे बच्चों, और जो गैंग होगा मतलब अशुद्धि है, जो भी अशुद्धि पाया जाएगा वो हल्का होगा। हालांकि पूर्ण रूप से इसमें शुद्ध नहीं हो जाता कि यहां पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, लेकिन पहले अपन उस मिश्र धातु को बारीक चूर्ण के रूप में पीस लेते हैं और फिर बहते हुए पानी में उसे बहा दो। अब बहते हुए पानी में बहाओगे तो मैंने पहले बढ़िया कहा, जैसे आपको अपने घर में ही एग्जाम्पल देखना है, सबसे बेहतर देख लो। जैसे आपके घर में गेहूं का सीजन आता है, गेहूं धोकर सुखाया जाता है तो गेहूं को अच्छा खासा रगड़ा जाता है पानी के साथ, फिर पानी को अलग कर देते हैं। तो गेहूं में जो मिट्टी के कण होते हैं छोटे छोटे, वो पानी के साथ मिल जाते हैं और पानी के साथ बह जाते हैं और गेहूं हमारा शुद्ध हो जाता है। यही तो प्रोसेस होता है, ठीक है, यही प्रोसेस होता है। यदि चावल में मिट्टी है तो फिर आप चावल को धो, आप देख तो चावल गंदा हुआ नजर आता है। आप खाना बनाते समय अपने घर में देखो, चावल को धोया जाता है तो चावल में मटमैला रंग बाहर निकलता है, ठीक है। इसका कारण क्या है, उसमें जो भी डस्ट है वो पानी के साथ मिलकर के बाहर चला जाता है। इसी प्रकार से अयस्क को हम बारीक चूर्ण के रूप में पीस लें और पीसने के बाद बहते हुए पानी में हम क्या करें, उसे प्रवाहित करें, तो होगा क्या, जो कण है, धातु का कण है, वो तली पर बढ़ जाएगा, लेकिन जो हल्का अशुद्धियां है वो हल्का है, पानी के साथ बह जाएगा, पानी के साथ मिलकर बाहर चला जाएगा। इसे ही कहते हैं बच्चों हम जल द्वारा धोना या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। अब गुरुत्वीय पृथक्करण का मतलब क्या है, जैसे पानी में बहाए तो गुरुत्व के अधीन वो कण नीचे बैठेगा। वही पृथ्वी पर भी एक आकर्षण बल लग रहा है जो किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने का कार्य करता है। तो यहां पर बच्चों यदि हम बात करें तो गुरुत्व के अधीन वस्तु क्या करता है, वो जो छोटे छोटे कण हैं धातु के, वो नीचे तली पर बैठ जाते हैं, नीचे तली पर बैठ जाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। जरूरी है ना समझना। कहो कि सर इतना लंबा चौड़ा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो बच्चों बेहतर रूप से कि हम अयस्क का सांद्रण गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से करते हैं। जिस भी अयस्क का हमको क्या करना होता है, सांद्रण करना होता है, शुद्धिकरण करना होता है, उसको हम क्या करते हैं, चूर्ण के रूप में पीस लेते हैं और फिर बारीक पीसे हुए अयस्क को बहती हुई जल के धारा में से प्रवाहित करते हैं, है ना, जिसके कारण जो अशुद्धियां होती हैं जल के साथ बह जाती हैं और अयस्क के जो भारी कण है नीचे तली पर बैठ जाते हैं। सिंपल है, ये हमारा हो गया गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ये जल से धोने की विधि। अब जैसे चुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय पृथक्करण विधि से भी हम अलग कर सकते हैं, चुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय पृथक्करण विधि से भी अलग कर सकते हैं। अब देखो इसका प्रोसेस क्या है, इस डायग्राम में आप बेहतर रूप से समझ पाओगे। पहले इसको समझो आप, देखो दो पहिया लगा है, ये राउंड करता है। कभी आप गेहूं लेकर के चक्की जाना, चक्की मतलब जहां आटा मिलता है बच्चों, गेहूं से परिवर्तित होकर, यानी एक प्रकार से आटा पिसाने जाते हो, अपने देसी लैंग्वेज में बात करते हैं। आटा जहां पिसता है मतलब गेहूं जहां पिसता है, क्योंकि बाग शुद्ध करने के लिए आता है ना कि रामू आटा पिसाने गया था, जबकि रामू गेहूं पिसाने जाता है। तो जब आप गेहूं पिसाने जाते हैं तो आप अंदाज लगाना बच्चों, यहाँ पे दो इस प्रकार से रोलर के आकार का, पहिए का आकार का, है ना, मतलब एक प्रकार से गोल आकार का एक लोहे का, इसे हम क्या बोल सकते हैं आप ही बताओ, राउंड लगा रहता है ना, एक मतलब एक प्रकार से पहिया जैसे एक लोहे का पदार्थ लगा रहता है। अब इसके ऊपर पट्टा गुजरता है, पट्टा का मतलब समझ रहे हो, जो इन दोनों को घुमाता है, और यही प्रोसेस यहां पर भी होगा। इसमें होता क्या बच्चों, थोड़ा समझने की कोशिश करो। जैसे हम किसी का भी सांद्रण करना चाहते हैं, अशुद्धियों को अलग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसे तो बारीक चूर्ण के रूप में पीस लेते हैं, पहली बात, ठीक है। अब ये देखो जरा, यहां पर आपको जो नजर आ रहा है ना,
इसमें एक पट्टी घूमता रहता है। पट्टी का काम क्या है, यहां से हम अयस्क को डालते हैं, पट्टी का काम है अयस्क को यहां तक ले जाना, फिर वो पट्टी घूम जाता है, फिर से वहां पहुंचता है, फिर यहां से अयस्क लेता है, लगातार वो पट्टी घूमता रहता है ना, पट्टी घूमता रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा, पट्टी में पट्टी चलता रहता है। ये सर पट्टी आता है यहां से लेकर फिर पट्टी घूम जाता है, लगातार चलता रहता है। तो अयस्क यहां से यहां तक चला जाता है। अब यहां से जो हम अयस्क को डालते हैं बिल्कुल बारीक पिसा हुआ अयस्क होता है। इसमें ऐसा नहीं कि बड़े कण होते हैं, बिल्कुल छोटे कण होते हैं, क्योंकि जब बारीक चूर्ण के रूप में पीस लिया जाता है तो इसमें अशुद्धियां जो भी होती हैं वो भी चूर्ण के रूप में होती है, लेकिन मिली नहीं रहती है, अलग अलग हो जाती है। अब जो धातु होगा बच्चों वो तो सिंपल है, चुंबकीय पदार्थ से आकर्षित होगा, पहली बात, ठीक है। और जो अधातु होगा, जो डस्ट होगा, जो कचरा होगा, जो अशुद्धि होगा, वो तो चुंबकीय पदार्थ से आकर्षित नहीं होगा, तो वो तो स्वतंत्र गिर जाएगा, सिंपल है, उसको आप जहां भी गिराना चाहो गिर जाएगा। लेकिन यदि कोई चुंबकीय पदार्थ रख दिया जाए और वहां से चुंबकीय पदार्थ गुजारा जाए, दूसरा चुंबकीय पदार्थ, तो जो चुंबकीय पदार्थ है ना, या चुंबक है, वो अन्य चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, तो सिंपल है। तो चुंबकीय जो पदार्थ है अन्य चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी सिद्धांत पर इसे बनाया जाता है कि ये जो हमारा रोलर दिख रहा है, एक बेलन दिख रहा है, ये बेलन के आकार का है, सिंपल है। इसमें जो पट्टी है वो घूमती रहती है। पट्टी क्या होती है, घूमती रहती है। जिस भी अयस्क का हमको क्या करना पड़ता है, संघनन करना होता है, अशुद्धियों को अलग करना होता है, अशुद्धियों को दूर करना होता है बच्चों, उसको बारीक चूर्ण के रूप में इस बेलन से गुजारा जाता है। अब इस बेलन के जो जहां पे दूसरा सिरा होता है, इसके समीप में हम चुंबकीय पदार्थ रख देते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ क्या करता है कि अयस्क में भी चुंबकीय कण जो भी होंगे, चुंबकीय पदार्थ के कण होंगे, ये जो चुंबक है बच्चों वो उसे आकर्षित कर लेगा, और जो इसमें अशुद्धियां हैं वो दूर चला जाएगा, क्योंकि ये फोर्स के साथ नीचे गिरेगा। तो सिंपल है, देखते हैं जब पानी गिरता है दूर जाता है, ऐसे कोई डस्ट या कचरा गिरेगा तो दूर जाएगा। लेकिन इसके बाजू में क्या कर दिया जाता है, चुंबकीय पदार्थ रख दिया जाता है। इस चुंबकीय पदार्थ का काम है कि जो चुंबकीय कण है, इस चूर्ण जो हमारे पास एक चूर्ण है, जिस अयस्क का हमको शुद्धिकरण करना होता है, यानी अशुद्धियों को अलग करना होता है, उसमें जो चूर्ण है उसमें छोटे छोटे चुंबकीय पदार्थ होंगे। जैसे हम मान लीजिए लोहे के ही अयस्क का क्या करना चाहते हैं, हम शुद्धिकरण करना चाहते हैं। थोड़ा सा खांसी आ जाता है बच्चों, वीडियो को रोकना पड़ता है, गले में खराश है काफी बेहद। 4-3 दिन से मेरे को हल्का बुखार रहता था, अभी शुद्ध नहीं हुआ जितना चाहिए, लेकिन फिर भी यार काम करना है। हो सकता है आप बाद में देख रहे हो, कल इन्फॉर्मेशन दिया था मैंने आपको कि बच्चों तबीयत थोड़ा सा डाउन है, तो फिर से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई साहब ये मेरा बेलन है। बेलन में क्या है, एक पट्टा लगा रहता है जिससे कि बारीक पिसा हुआ अयस्क घूमता रहता है, और इसके एक दूसरे सिरे पर एक चुंबकीय पदार्थ रख दिया जाता है जो कि चुंबकीय कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है और अशुद्धियां अलग हो जाती है। बस यही प्रोसेस, और कुछ भी नहीं है। लिखना चाहे तो लिख लो आप लोग, बिल्कुल चिंता ना करें। जो तीसरा जो महत्वपूर्ण, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है झाग उत्प्लावन विधि। इसे आप लोग लिख ले, मैं समझा दिया, लिखने की बारी आपकी है भाई। लिखना है तो लिख सकते हो आप लोग, सिस्टमेटिक स्क्रीनशॉट लेना है। इसका अधूरा ये रहा पूरा, ठीक है। हम बात करेंगे झाग उत्प्लावन विधि, जो काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो झाग उत्प्लावन विधि में करते क्या है, सेम वही है, सांद्रण ही है। किसी भी अयस्क का सांद्रण करना है तो झाग उत्प्लावन सबसे पॉपुलर मेथड है, ये सबसे ज्यादा प्रबल, ठीक है। जैसे आप लोग एक बाल्टी पे ले लो, एक पात्र पे ले लो पानी, और उसमें सोडा डाल करके हिलाओ तो झाग बन जाता है, ठीक है। या कि मान लीजिए आपके घर में दही हो, दही को क्या करते हैं, हिलाते हैं तो उसपे भी झाग बनता है। कभी कभी देख लेना, प्रैक्टिकल देखे होंगे आप लोग, नहाते समय बाल पे साबुन लगा तो झाग बनता है। उसी प्रकार से यहाँ भी हम अयस्क का झाग बनाएंगे बच्चों, समझ रहे ना। तो इस विधि का उपयोग कुछ धातुओं के सल्फाइड अयस्कों से गैंग को दूर करने में करते हैं। यहां से एक पॉपुलर ऑब्जेक्टिव बनता है भाई कि सल्फाइड अयस्कों में जो अशुद्धियां होती है दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, या सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है बच्चों, तो झाग उत्प्लावन विधि। जब भी सल्फाइड धातुओं की बात आ जाएगी, सल्फाइड अयस्कों की बात आ जाएगी,
तो उसका जो हम सांद्रण झाग उत्प्लावन विधि या फेन उत्प्लावन विधि से करते हैं। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया और आपके सिलेबस में भी है तो पूछ भी सकता है। 2023 में जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें एमपी बोर्ड में चैप्टर हट गया है, लेकिन फिर भी हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि अदर स्टेट के बच्चे पढ़ रहे हैं और हमारा टारगेट ये कि हम 100% कोर्स देंगे आपको। अदर चैनल वाले भले हटा देते हैं, लेकिन हमारा कोशिश ये रहता है कि हम आपको 100% सिलेबस दें। कुछ बच्चा ये भी चाहता है कि हम पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड में हट गया तो क्या हुआ सर, हम तो पढ़ रहे हैं ना, हमको पढ़ना है 100% सिलेबस। हो सकता है बाद में आप पढ़ो, इसलिए बेहतर रूप से 100% सिलेबस दी जाती है। तो झाग उत्प्लावन विधि में कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है कि जिसे हम जिस भी अयस्क का क्या करना चाहते हैं सांद्रण करते हैं, उसे बारीक चूर्ण के रूप में पीस करके एक मान लीजिए पात्र में रख देते हैं। अब पात्र में होता है क्या बच्चों, एक तो अयस्क होता है, साथ में पानी होता है और यहां पर कुछ बसा, बसा मतलब एक तेल, और वो तेल होता है बच्चों यूकेलिप्टस का तेल ले सकते हैं, या तो आप और कई सारे नाम से आते हैं पाइन तेल, है ना, या बसा अम्ल ले सकते हो, कोई भी बसा अम्ल ले सकते हो, आपकी इच्छा है क्या लेना चाहते हैं आप लोग। ठीक है, कई सारे नाम, सबसे पेटेंट में नाम चल रहा है वो यूकेलिप्टस। ठीक है, और इसमें कुछ मात्रा में थोड़ा सा स्थायी कारक पदार्थ जैसे क्रिस्टाल, एनिलीन, ये चीज मिला दिया जाता है। ठीक है, तो एक पात्र है, नीचे क्या क्या है, एक यूकेलिप्टस का तेल आप डाल दो, पानी डाल दो और जिस भी अयस्क का सांद्रण करना है उसे यहां पर डाल दो। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं इस पर, यहां पर आप इतना कर दिए और फिर कुछ नहीं, ये घुमाने वाला पैडल है। पैडल मतलब इसको घुमाएं, जब घुमाएंगे नहीं तब तक झाग नहीं बनेगा, और घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ तो झाग उत्पन्न होने लगेगा। और झाग के बाद होगा क्या कि जो भी हमारे पास सल्फाइड धातु के कण है वो झाग के रूप में ऊपर आ जाते हैं। यहां पर देख सकते हो झाग युक्त सल्फाइड अयस्क। बहुत ही सिंपल है, एक पात्र ले लो, देख रहे हो एक पात्र, इस पात्र में नीचे बस क्या करना है, अयस्क लेना है जिसका भी हमको सांद्रण करना है, जिसका भी हमको शोधन करना है। पिसी हुई अयस्क ले लो, उसमें पानी डाल दो और तेल डाल दो। तेल में आप पाइन तेल डाल सकते हो, यूकेलिप्टस का तेल डाल सकते हो, और इसमें स्थायी कारक के लिए, झाग स्थायी कारक के लिए क्रिसाल या एनिलीन, क्रिसाल या एनिलीन ले सकते हो। एनिलीन C6H5NH2 होता है, सॉरी CH3, टॉलुइन CH3 एनिलीन NH2। कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां पर लिख देता हूं, एनिलीन का सूत्र लिख देता हूं C6H5NH2, ये एनिलीन है ना, ये बेंजीन देंगे बच्चों और इसके साथ NH2 जुड़ जाए तो ये एनिलीन हो जाता है। तो इस विधि में बारीक पिसे हुए अयस्क को जल में मिलाकर के टैंक में रख लेते हैं। साथ में इसमें थोड़ी सी मात्रा में क्या क्या डाल देते हैं, या तो पाइन तेल, यूकेलिप्टस का तेल, बसा अम्ल आदि कुछ मिला देते हैं। झाग स्थायी कारक के लिए हम क्रिस्टाल या एनिलीन लेते हैं और फिर इसमें क्या करते हैं बच्चों, झाग उत्पन्न करने के लिए हम इसमें वायु डाल दें, हवा। ये पैडल है ना, पैडल घूमने लग जाए, या तो आप घुमा दो, हाथ से भी घुमा दो। अब ऐसे भी जब आप वायु तेजी गति से आप अंदर डालोगे, प्रेशर के साथ अंदर डालोगे तो अंदर भी बुलबुला बनेगा, वो वायु जब मंथन करेगा तो झाग उत्पन्न होगा, और जब झाग उत्पन्न होगा तो जो हमारा अयस्क का सल्फाइड युक्त आपका अयस्क है, झाग युक्त जो सल्फाइड अयस्क है वो ऊपर आ जाएगा और अशुद्धियां तली पर बैठ जाएगी। सिंपल और कुछ नहीं है, और इस प्रकार से हम शुद्ध कर लेते हैं बच्चों। कुछ चीजें समझ में आ रही है, भेजा में कुछ घुस रहा है, मैं क्या पढ़ा रहा हूं। लेक्चर बाय लेक्चर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग से प्लेलिस्ट बना है, और ये जो आप चैप्टर 6 देख रहे हो ये चैप्टर 1 से चल रहा है, इसका अलग से प्लेलिस्ट बना है। तो 2022-23 का जो प्लेलिस्ट बना है वो अलग से बना है, बिल्कुल आप चिंता ना करें। तो आपका चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 9 तक चलेगा इसी प्लेलिस्ट में, और चैप्टर 10 से लेकर अलग से प्लेलिस्ट बना है, तो उसको मैं अलग से करा दिया हूं। तो उम्मीद करता हूं उसे आप लोग देख लिए होंगे। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट हो गया, समझ रहे हैं ना, सांद्रण। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिखने के लिए पूरा विधिवत यहां तक लिखना है कि इस विधि में पिसे अयस्क को जल में मिलाकर टैंक में निलंबित करते हैं, फिर इसमें थोड़ी सी मात्रा में संग्राहक एवं झाग स्थायी कारक मिलाते हैं, जैसे संग्राहक के रूप में पाइन तेल, यूकेलिप्टस का तेल, बसा अम्ल, है ना, ये चीज मिला सकते हैं। स्थायी कारक झाग के लिए क्रिस्टाल एनिलीन लेते हैं। इस निलंबन में वायु की तेज धारा भेजते हैं, जिससे संग्राहक अयस्क के कणों को जल से अलग कर देता है, और सल्फाइड धातु के कण
झाग के रूप में हल्के होने के कारण ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, जबकि अशुद्धियां जो गैंग है वो अशुद्धियों के जो कण हैं वो भारी होने के कारण टैंक के तली पर बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा आज का कंप्लीट, और बस इतना ही आज के लिए था बच्चों, आप लोगों को समझाने के लिए। थोड़ा सा गले में खराश, सर्दी जुकाम तो जम के चल रही है, ठंडी का सीजन चल रहा है। बाद में जो बच्चा देख रहा है उसके लिए सॉरी, माफी चाहता हूँ, आपको दया और ये जो दर्द है बताने के लिए, लेकिन क्या करें भाई साहब, बीच बीच में आवाज भी रुक जाती है, तो फिर आप सोचो कि सर क्या बात है, इतने ज्यादा बीमार हो तो पढ़ाओ ही नहीं। कोर्स कंप्लीट करना है, ये मेरा मतलब अधिकार है भाई साहब, बच्चे गाली ना दे, इसलिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग वैसे भी बहुत काफी समझदार हो यार, पुराने वीडियोज भी देखते रहो, पुराने वीडियोज आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। आप लोग बेहतर मेहनत करते रहें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।